हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूं विच इज रिलेटेड विद जुडिशरी एंड ऑल दीज एमसीक्यूज वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत या फिर किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? तो देयर आर 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950। ऑप्शन बी, अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1953, एंड ऑप्शन डी, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्टूडेंट, you also try to give your answer yourself. Okay? So the correct answer is option D, by the Indian Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुई है। ठीक है। Now question number 2. When did the Supreme Court of India was inaugurated? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन कब हुआ? There are 4 option. Option A, 26 January 1950. Option B, 28 January 1950. Option C, 24 January 1950, and D, none of the above. तो कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन होता है? So what is the correct answer? Correct answer is option B, that is on 28 January 1950. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन होता है और 26 जनवरी को हम अपना सबसे पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमने अपना सबसे पहला रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया 1950 में, और उसके 2 दिनों के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इट इज द सक्सेसर ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भाई ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इसे स्टैब्लिश किया गया था। और वॉट एवर द जुरिस्डिक्शन there in the Federal Court of India, that is inherited by the Supreme Court of India. Okay? Now question number 3. Of the following statements, which one is incorrect? इनमें से कौन सा incorrect है? ठीक है? So there are 4 option. Option A, Supreme Court of India was constituted in 1950. Supreme Court is the highest court of appeal in the country. Supreme Court can hear from any high court or tribunals except court martial. और none of the above, कोई भी incorrect नहीं है। तो what is the incorrect one? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट होती है? ये कॉन्स्टिट्यूट होती है 1950 में। 1950 में 28 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हो जाता है। तो ये सही है, दिस इज नॉट एन इनकरेक्ट वन। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। ऑब्वियसली वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल्स एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। तो व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन? लेट्स डिस्कस। क्योंकि Armed Forces Tribunals Act 2007 provides that the court martial can be appealed in the Supreme Court. तो Armed Forces Tribunals Act जो 2007 में पास होती है, ये बताती है कि कोर्ट मार्शल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो ट्राइब्यूनल वर्ड यूज हुआ, हम ट्राइब्यूनल्स के बारे में जाने। तो ट्राइब्यूनल्स भी क्या है कि ये एक आपका ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है। ट्राइब्यूनल्स आर एक्चुअली लाइक द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, और इसे इसलिए बनाया गया ताकि कोर्ट में जो बर्डन होता है उसको रिड्यूस किया जाए। And they entertain and decide the large number of dispute in a specific matter. For example, administrative and tax tribunals. ठीक है, चाहे administrative matter हो, चाहे tax related हो, और ये proper legal procedure को follow करके इसे solve करती है। ठीक है, और दूसरी तरफ कोर्ट मार्शल क्या है? तो आप सभी ने कोर्ट मार्शल वर्ड सुना होगा। दिस इज रिलेटेड विद आर्म्ड सर्विसेज। ठीक है, मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड है। सो अ जुडिशियल कोर्ट फॉर ट्राइंग मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज। एक जुडिशियल कोर्ट है जो कि आर्म सर्विस में काम करने वाले, आर्मी में काम करने वाले मेंबर्स के लिए बनाई जाती है। एंड एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मिलिट्री लॉ। जब कोई आर्म सर्विस में काम करने वाला पर्सन, ऑफिसर, जब वो मिलिट्री लॉ के अगेंस्ट
इमरजेंस में काम करता है तब कोर्ट मार्शल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए इस कोर्ट मार्शल में जो भी जजमेंट आता है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं फिर से सुनवाई के लिए, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोड्यूस इन 2007। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पावर टू इंक्रीज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो भाई जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंक्रीज करने का पावर किसके पास है? A, the President of India, B, the Parliament, C, the Chief Justice of India and D, the Law Commission। किसके पास ये पावर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? The power goes in the hands of the Parliament. Okay, the power to increase the judges of the Supreme Court of India is vested in the Parliament. कैसे पार्लियामेंट? तो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। एंड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इनविसेज द सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर जो मेंबर्स के बारे में देखिए, टाइम टू टाइम जो है नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्रीज भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1950 से लेकर के अब यहाँ पर 2020 तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं एंड द नंबर ऑफ द केसेस इंक्रीज डे बाय डे। तो उस समय जो कंपोजिशन थी उस बेसिस पे तो इतना ज्यादा कोर्ट के केसेस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है और बर्डन ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा और सॉल्व करने में भी टाइम लग जाएगा। तो टाइम टू टाइम ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि अकॉर्डिंग टू द नीड वो नंबर ऑफ द जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट बनती है 1950 में, उस समय देयर वाज अ चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस, यानी कि टोटल 7 + 1 = 8 थे, ठीक है। एंड अब जो है ये नंबर इंक्रीज हो चुके हैं, यानी 8 था 1950 में, 1950 में 8 से 1956 में ये 11 हो गया, ठीक है। 1956 में नंबर ऑफ द जजेस 11 हो गए कंपोजिशन में, और उसके बाद 1960 उसके 4 साल के बाद में इसे 14 किया गया, और उसके बाद 1978 में इसे 18, और इसके बाद 1986 में जो नंबर थे वो 26, और जो अभी जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 31, यानी 30 + 1 = 31 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 30 अदर जजेस। और एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले क्या था, जिस समय सुप्रीम कोर्ट बनती है 1950 पे, तो ये सारे जजेस मिलकर एक साथ एक बेंच पे डिस्कस करते थे, लेकिन अब जो है ये जजेस जो है वो स्मॉलर बेंचेस में डिवाइड होने लगे, ठीक है। नंबर ऑफ द जजेस इंक्रीज, नंबर जजेस का इंक्रीज करा, एंड विद द इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर, एक्चुअली क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज द नंबर ऑफ द केसेस आर राइजिंग डे बाय डे। तो नंबर ऑफ जजेस भी हमें ज्यादा चाहिए, अगर हम इमीडिएट बहुत जल्दी अगर जजमेंट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी करना चाहते हैं, तो भाई हमें जजेस भी ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली जजेस के नंबर इंक्रीज हो गए, और अब जो है पहले जैसी सिटिंग नहीं होती है, ठीक है, पहले जैसे सिटिंग नहीं होती है। अब क्या होता है कि इट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर बेंचेस ऑफ 2 and 3, ठीक है, कमिंग टुगेदर इन लार्जर बेंचेस ऑफ 5, किसी में 2, किसी में 3, और इसके अलावा 5। अगर लार्जर बेंच कोई बड़े मसले को सॉल्व करना है तो 5 अदर जजेस को जो है 5 जजेस का बेंच बनाया जाता है, ठीक है, जिस समय जैसी जरूरत होती है। तो यानी अब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह में सब में बदलाव आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट may resign from his office by writing a letter to। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिजाइन करना चाहेगा तो वो किसे लेटर लिखेंगे? तो ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी द लॉ मिनिस्टर। तो वो किसे रिजाइन के लिए लेटर लिखेंगे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो वो जो है लेटर लिखेंगे किसे? वो लेटर लिखेंगे द प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को रेफर करके लेटर लिखेंगे और रिजाइन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली रिजाइन करने के लिए भी उन्हें प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद वो अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं। So I hope you understand all these 5 questions. Thanks for watching this video lecture. अगले वीडियो लेक्चर में
कुछ न्यू टॉपिक्स फिर से डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।